Please, what are the chemical peels and how they work in the skincare treatment? अच्छा, ये सबसे पहले तो ये है कि केमिकल पील्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हमारे पास कॉस्टिक एजेंट्स हैं और जिनसे हम एक कंट्रोल्ड केमिकल बर्न कॉज करते हैं और उससे डिफरेंट स्किन कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। उसमें एक्नी आ जाता है, एक्नी स्कार्स आ जाते हैं, मेलाज्मा है, PIH है, उसमें हम फाइन लाइंस रिंकल्स तक को जो है ट्रीट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इसकी ट्रीटमेंट होती है। स्किन यूँ समझ लें कि स्किन रीसर्फेसिंग और रिजुविनेशन के लिए जो है तो सबसे कॉमन इसको यूज़ किया जाता है। और ये शायद सबसे जो पुराना जिसको समझे एस्थेटिक प्रोसीजर तो वो मेरे ख्याल में केमिकल पील्स ही हैं, क्योंकि बहुत पुरानी इनकी हिस्ट्री है, यानी रोमन्स ने और इजिप्शियंस ने इनको यूज़ किया था, तो उस टाइम से ये यूज़ हो रहे हैं। बाकी ट्रीटमेंट्स तो बाद में आई थी, लेकिन ये बहुत ही पुरानी जो केमिकल पील्स हैं तो वो बहुत अरसे से यूज़ हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, और इजीली अवेलेबल हैं और हम उनको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो है तो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। What are the main indication for using chemical peels in dermatology and aesthetics? डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। आप उसमें सिंपल, जैसे मैंने अभी कहा कि सिंपल रीसर्फेसिंग जो है, केमिकल रीसर्फेसिंग अगर हम उसको कहें, और रिजुविनेशन से लेके तो हम उसको एक्नी में यूज़ कर सकते हैं। हम उसको एक्नी स्कार्स जो हैं उनको करेक्ट करने के लिए, जैसे जो सुपरफिशियल एक्नी स्कार्स हैं उनके लिए भी, और फिर जो स्पेशल जो डीपर जो होते हैं, जो आई स्पेक स्कार्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए हम TCA क्रॉस करते हैं। उसके अलावा फाइन लाइंस वगैरह पे काम करने के लिए मेलाज्मा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, PIH के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पील को हम यूज़ कर सकते हैं टैन को रिमूव करने के लिए। तो बहुत सारी उसकी इंडिकेशंस हैं। जी, can you please tell the types of chemical peels and how do they work, vary in depth and intensity? There are different types of classifications, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे जो सिंपल जिसको रखें तो वो हम इसकी डेप्थ के हिसाब से रख सकते हैं। उसमें ये है कि एक तो वेरी सुपरफिशियल केमिकल पील आ जाता है, फिर सुपरफिशियल है, उसके बाद मीडियम डेप्थ आते हैं और हमारे पास डीप पील आ जाते हैं। तो जो वेरी सुपरफिशियल हैं वो सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम तक जो है वो जाते हैं। जो सुपरफिशियल पील हैं उनका काम एपिडर्मिस तक रहता है। जब एपिडर्मिस से नीचे जाएं वो फुल जो जितनी जो एपिडर्मिस है उसको इन्वॉल्व करें, और डर्मिस जो पेपिलरी डर्मिस है वहाँ भी जाके तो जो अपर रेटिकुलर डर्मिस है वहाँ तक जाए, तो उसको हम फिर मीडियम डेप्थ में शामिल करते हैं। और उसके बाद जो आखिरी वाले जो आ जाते हैं, जो डीप पील है, जो कि हम नहीं करते, जैसे जो यूजुअली जो फिनोल वाला होता है, तो वो फिर हमारे पास डीप पील आ जाते हैं। जो उससे डीपर लेयर्स में जाते हैं तो वो फिर हमारे पास डीप हो जाता है। अपर रेटिकुलर डर्मिस तक जो है तो वो मीडियम डेप्थ रहते हैं, और सुपरफिशियल जो है वो सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करते हैं। वेरी सुपरफिशियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम को इन्वॉल्व करते हैं। Please, what are pre-peel preparation? प्री पील प्रिपरेशन में सबसे पहले तो ये है कि हमने देखना ये है कि हम किस इंडिकेशन के लिए उसको कर रहे हैं। अगर तो फर्ज करें एक्नी का पेशेंट है तो ज़ाहिर है हमने उनको एंटी एक्नी साथ में मेडिसिन देनी है, टॉपिकल फॉर्मुलेशन दे रहे हैं, उनको ओरल मेडिसिन साथ दे रहे हैं, मेलाज्मा की ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसके लिए हमने क्या देना है, तो उस इंडिकेशन के हिसाब से वो उसकी प्री पील प्रेप में वो चीज़ें आती हैं। अब वो पेशेंट की स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है, जो इंडिकेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो 2 to 6 वीक्स पहले ही हम पील करने से तो हम पेशेंट को बाकी मेडिसिन पे डाल देते हैं, और उसमें टॉपिकल फॉर्मुलेशन जो है वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पील्स के रिजल्ट्स को मेंटेन रखने के लिए भी और PIH को कंट्रोल करने के लिए भी, ख़ासतौर पे हमारी स्किन टाइप में जिसमें कि PIH का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में हमने टॉपिकल फॉर्मुलेशन पे पेशेंट्स को पहले से ही डाल देना होता है। और उसके बाद ये होता है कि उससे एक और अच्छी बात ये होती है कि जब आप प्री पील प्रेप में मेडिसिन पे पेशेंट को डालते हो, जिसमें कि जो रेटिनॉइड्स आ जाते हैं टॉपिकल, या AHAs आ जाते हैं ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह की तरह, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पील की फिर पेनिट्रेशन भी अच्छी होती है, इवनली वो पेनिट्रेट करता है, ज़्यादा बेहतर उसकी पेनिट्रेशन होती है। तो जो हम जब केमिकल पील करते भी हैं तो उसे ज़्यादा बेहतर बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसमें फिर ये भी होता है कि जब हम
पील करते हैं तो उससे चंद दिन पहले फिर हमें इस तरह की जितनी भी टॉपिकल फॉर्मुलेशन होती हैं तो उनको बंद करना होता है, और मिनिमम उसमें जो है वो 3 दिन का टाइम देना होता है। जो वैसे तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, जो स्किन लाइटनर्स हैं वो आखिरी दिन तक लेने चाहिए, और जैसे हाइड्रोक्विनोन वगैरह हो गए तो वो लगाते रहें पेशेंट, और पोस्ट पील भी फ़ौरन ही उनको स्टार्ट करवा देना चाहिए, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ, खासतौर पर हमारी स्किन टाइप में। और उसमें ये है कि मिनिमम 3 दिन का टाइम देना चाहिए। जितने भी टॉपिकल फॉर्मुलेशन है, एक्टिव्स जो यूज़ होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो उनको कम से कम 3 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। और अगर वो रेटिनॉइड्स हैं जिसमें एडापिलीन आ जाता है, ट्रेटिनॉइन आ जाता है, रेटिनॉल वगैरह, तो वो तो कम से कम उस केस में फिर पेशेंट को जो है आपने 1 वीक पहले ही कह देना है कि वो ये बंद कर दें, और उसके बाद फिर उनका पील होगा। What post-peel care is recommended to ensure proper skin healing and avoid complications? किसी भी पील के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो चाहे वो प्री पील हो चाहे पोस्ट पील, सनस्क्रीन जो है और मॉइस्चराइज़र, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो हर एक की स्किन केयर में वैसे ही रूटीन में शामिल होनी चाहिए, और हर किसी को 3 चीज़ें जो है, एक प्रॉपर क्लेंजर उनकी स्किन टाइप के हिसाब से, एक जो है मॉइस्चराइज़र, और एक सनस्क्रीन। तो ये 3 चीज़ें तो हर किसी को यूज़ करनी चाहिए, और ये प्री पील में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और पोस्ट पील में भी, ख़ास तौर पे जब हम मिलाज़मा और पीएच के लिए पील करते हैं तो उसमें तो सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट पील में फिर ये होता है कि यूजुअली जब हम पील करते हैं तो उसके सेकंड या थर्ड डे पे जो है पीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसमें भी ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये इसरार करते हैं और पेशेंट्स भी कि जी पीलिंग नहीं हो रही, पीलिंग किस तरह से लाई जाए। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में पीलिंग आए, और ये आइडियल भी नहीं है, ख़ासतौर पे जो हमारी जो डार्कर स्किन टोन टाइप्स हैं तो उनमें अगर पीलिंग ना हो तो उससे कोई मसला नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि ज़्यादा पीलिंग ना हो, क्योंकि फिर उस तरह पीएच का चांस भी कम रहता है। तो उसमें यूजुअली सेकंड थर्ड डे पे जो है पीलिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपने पेशेंट को पोस्ट पील पे यही कहना होता है कि जिस दिन पील हुआ है उस दिन तो किसी किस्म का कोई सोप, क्लेंजर, इस तरह के फेस वॉश कुछ नहीं यूज़ करना। पोस्ट पील भी यूजुअली फिर सेकंड डे पे वो किसी किस्म का जेंटल क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र। अगर आपने टीसीए क्रॉस किया है तो आप उनको टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर कहीं पे ज़्यादा पेशेंट की आपको लगता है कि इन्फ्लेमेशन है तो आप उस केस में टॉपिकल जो है स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। कोशिश करें कि लो पोटेंसी वाले दें, और उसके अलावा कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक स्टीरॉइड भी दिए जा सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन कुछ केसेस में दिए जा सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि आपने उनको यही बताना है कि ब्रांड एमोलियन जो है स्किन को अच्छी तरह से बार बार मॉइस्चराइज रखें, और सन प्रोटेक्शन सबसे पहले। कुछ केसेस में ये होता है कि यूजुअली तो सेकंड थर्ड डे पे पीलिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में माइक्रो पीलिंग होती है जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन पीलिंग हो रही होती है, तो तब भी पोस्ट पील जो है मिनिमम 3 दिन तो सारा कुछ बंद रखना है, किसी किस्म के एक्टिव्स नहीं यूज़ करने, और सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर होना चाहिए। कुछ केसेस में ये होता है कि डिलेड पीलिंग होती है, पहले चंद दिन में नहीं होती, लेकिन चंद दिन बाद पीलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त भी फिर पेशेंट को आपने यही कहना है कि एक्टिव्स खासतौर पे जो ट्रेटिनॉइन वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जिनके साथ खुद भी एक्सफोलिएंट उनका इफेक्ट होता है और एक्सफोलिएशन आती है, एशेज भी उसमें आ गए, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उसको उन्होंने अवॉइड करना है, और अच्छी तरह से जो है वो स्किन के बैरियर को फुली हील होने देना है। जब वो स्किन का बैरियर दोबारा से पूरा आ जाए तो उसके बाद फिर वो अपने एक्टिव स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी उनकी टॉपिकल फॉर्मुलेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो उस पर दोबारा वो आ जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में वो ये है कि पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपनी जो जब पीलिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको पिक ना करें, उसको पील ऑफ ज़ोर से ना करें, ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ ना करें, उसको स्क्रैच ना करें, किसी किस्म की छेड़छाड़ ना करें, स्किन को खुद पील ऑफ होने दें। जितने भी वो दिन उसमें लगते हैं, किसी के 3 दिन, किसी के 5 दिन, किसी के हफ्ता, वो पील पे डिपेंड करता है कि उसका कितना डाउन टाइम है, तो उसी हिसाब से उसको जो है पील को नेचुरली जिस तरह से वो पीलिंग प्रोसेस है तो उसको होने देना चाहिए। पेशेंट को खुद उसके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर रेहाना, थोड़ा सा अपना माइक अगर आप प्लीज थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर लें। अब ठीक है? थोड़ा सा इसको जरा क्लोज कर लें। है तो काफी क्लोज। ठीक है, बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही है। अब ठीक है? जी जी ठीक है। अब ठीक है। मुझे लगता है कि जो है ऑडियंस को शायद आवाज का इशू है, उनको आवाज स्लो जा रही है। आपकी तो मुझे बिल्कुल सही आ रही है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा आज
जैन थोड़ा सा जो है इस कैमरे को करीब कर लो, डॉक्टर रेहाना के करीब कर लें प्लीज कैमरे को। उन्होंने अभी करीब किया है। अब आवाज ठीक है, बेहतर है? इसको हाथ में पकड़ के चेक करो। क्लियर है ठीक। अब ठीक है? जी 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 अगर माइक को हाथ में पकड़ूं तो मेरे ख्याल में जी डॉक्टर रेहाना जी जी ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है जी जी कि व्हाई यू ऑल प्रेफर द केमिकल पील्स और द लेजर्स, लाइक यू ऑलवेज प्रेफर द केमिकल पील as compared to Q-switch and pico laser and like a नहीं प्रेफर करने का नहीं, resurfacing, why? हाँ प्रेफर करने का नहीं है, लेकिन उसमें एक ये है कि एक तो हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो हैं उनको कॉस्ट का मसला होता है। वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसी ट्रीटमेंट बताएं जो कि सस्ती हो और हमें मतलब यानी हम करवा सकें बार बार। तो मेरे ख्याल में उसको जहन में रखते हुए, और डॉक्टर्स के पास भी इजीली अवेलेबल होता है। अब अगर किसी रिमोट एरिया में चले जाएं तो ज़ाहिर है वो अपने पास हर किस्म के लेज़र्स तो रख नहीं सकते। पहले तो उनको अगर रख भी लें तो बिजली नहीं होगी उसको चलाने के लिए भी। तो मेरे ख्याल में सबसे जो आसान काम है वो यही है कि आप अपनी स्किन पेशेंट्स की स्किन टाइप के हिसाब से और जो भी इंडिकेशन जो आपके क्लिनिक में कॉमनली जो केसेस आते हैं तो उस हिसाब से केमिकल पील्स आप बनवा के रखवा लें। और उसमें यह है कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फिर उसकी जो कॉम्बिनेशन बनवा सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है और पेशेंट के लिए आसानी से वो अवेलेबल भी हैं वो जब आपके क्लिनिक पे आके करवाना चाहें, और आपके लिए भी आसानी है कि आप जब मतलब यानी उनको बनवाना चाहें जिस पेशेंट के लिए जिस टाइप का आपको पील चाहिए जिस किस्म की कॉम्बिनेशन तो आप बनवा सकते हैं। लेज़र ना तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, सारे डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते और ना ही सारे पेशेंट्स कर सकते हैं, चंद एक पेशेंट हैं। इवन पील्स में भी ऐसे हैं जो कि बाहर के पील्स आते हैं जिनमें से कुछ काफ़ी महंगे होते हैं, तो हमारे पेशेंट जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो कहते हैं रिजल्ट तो हमें कुछ खास आ नहीं रहे, इतना महंगा पील है और इतना महंगा हमारा एक एक सेशन होगा। तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर यही है कि हम अपनी ही डिस्पेंस फॉर्मुलेशंस बनवाएं और एक ऐसी ट्रीटमेंट जो कि इजीली अवेलेबल है, यानी हम उसका वो ऑप्शन दे सकते हैं फिर जिनका जो अफोर्ड कर सकें और जिनका उससे महंगी ट्रीटमेंट्स करवाने का प्लान हो तो वो लेजर्स वगैरह पे जा सकते हैं। जिनका ना हो तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है और सस्ती ऑप्शन है वो केमिकल पील की है। Let's talk about the acne peel. जी, What is the mechanism of for salicylic acid in treating acne? सैलिसिलिक एसिड का की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि लिपोफिलिक या लाइपोफिलिक है, ठीक है। तो उसका फिर डायरेक्ट इफेक्ट उसका जो है एक्शन वो कोमेडोन्स पे होता है और वो उनको क्लियर आउट करता है। सबसे पहले तो ये, दूसरा उसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी है और उसके अलावा जो है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी है। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम उसको जो है वो एक्नी के लिए यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब यानी जो पील्स में अगर देखें तो सैलिसिलिक एसिड और उसके अलावा मेंडेलिक एसिड, क्योंकि उसकी भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी भी, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन बाकी चीज़ों के साथ भी सिर्फ यही नहीं यानी प्योर की यूज़ करने की बजाय अगर उनको हाई कॉन्सेंट्रेशन में ना यूज़ करें और कॉम्बिनेशन में बनाएं और वो लगवाएं पेशेंट को तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जाहिर है पोस्ट एक्नी फिर हमेशा पीएच भी होता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, तो उसको भी हम इन कॉम्बिनेशंस के साथ ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड की ये अच्छी बात है और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है वो एक्नी में यूज़ होने वाला ये पील है। और इसका अपना एक नमिंग इफेक्ट भी होता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट इसका होता है। जब आप इसको थोड़ी देर के लिए स्किन पे अप्लाई करते हो तो उसके बाद ये नंग भी कर देता है स्किन को, तो उसका फिर ये फ़ायदा हम उठा सकते हैं कि जो ज़्यादा जो बर्न करने वाले जो पील हैं जिनसे बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा फील हो तो उसके साथ हम इसकी कॉम्बिनेशन में लो कॉन्सेंट्रेशन में लगवा सकते हैं और इसका फिर अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट भी जो है उस केस में हमारे लिए एक फ़ायदे वाली चीज़ है। जी, how does a chemical peel help in reducing acne scars? एक्नी स्कार्स के लिए तो देखें, एक्नी के लिए तो हमें सुपरफिशियल पील जो है वो काफ़ी है। अब सुपरफिशियल पील में आप कोई भी कॉम्बिनेशन करें, आप प्योर एक्नी का के लिए सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें 20% 30% तक जाएं, या आप उसको कॉम्बिनेशन में लो कॉन्सेंट्रेशन में मेंडेलिक एसिड एजेलिक एसिड बाकी एचेस के साथ आप यूज़ करना चाहें, जो कि मेरा मैं मतलब यानी इस तरह से कॉम्बिनेशन पील्स ही बनाती हूँ और उसको मैं प्रेफर करती हूँ। तो एक तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, वो तो आपकी एक्नी के लिए, एक्नी को ट्रीट करने के लिए, यानी पहले तो स्कार्स बनने ना दें। सबसे पहले जो बन गए हैं तो ज़ाहिर है हमने ये देखना है कि वो डिफेक्ट किस लेवल पे लाई करता है, तो उस पर सुपरफिशियल जो पील्स हैं उन्होंने तो काम करना नहीं है, तो उसके लिए हमें मीडियम डेप्थ पील चाहिए कम अज़ कम।
तो हमने मीडियम डेप्थ पे जाके जो एट्रोफिक स्कार्स हैं, चाहे वो सुपरफिशियल हैं चाहे वो डीप हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए हमें फिर मीडियम डेप्थ पे जाना है। अब उसमें हम कॉम्बिनेशन में लें, TCA के साथ कॉम्बिनेशन लें, उसमें सैलिसिलिक एसिड भी डालें, उसमें कुछ और AHAs डालें उसकी पेनिट्रेशन को बेहतर करने के लिए, प्योर सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें, या उसके अलावा फिर जो हमारे पास एक और टेक्निक आती है जिसको TCA क्रॉस बोलते हैं, तो उसके साथ हम जो स्पॉट ट्रीटमेंट जो करते हैं, यानी चंदे एक स्कार्स रह गए तो उसको ट्रीट करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। Can chemical peels be combined with other acne treatments like retinoids or oral medications? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ओरल मेडिकेशन के साथ कर सकते हैं, चाहे आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो चाहे आप ओरल आइसोट्रेटिनोइन दे रहे हो। पहले उसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड था और ये कहते थे कि कम से कम 3 से 6 महीने का बीच में गैप देना है। अगर ओरल आइसोट्रेटिनोइन पे पेशेंट रहा है तो तब तक आप उनका पील ना करें। लेकिन अब सुपरफिशियल पील किए जाते हैं, मीडियम डेप्थ को तो ज़ाहिर है अवॉइड करना है, वो नहीं करना, क्योंकि उसके साथ फिर हीलिंग का जो है सही हीलिंग ना हो तो ये मसला रह सकता है और स्किन बहुत ओवर ड्राई भी हो जाती है। तो हम ज़ाहिर है मीडियम डेप्थ को तो अवॉइड करेंगे, लेकिन सुपरफिशियल पील्स को एहतियात के साथ इवन ओरल आइसोट्रेटिनोइन पर रहते हुए भी किया जा सकता है। ज़ाहिर है लगा हर वक्त नहीं, लेकिन ऑन एंड ऑफ हम ये ट्रीटमेंट्स आपने दे सकते हैं। और बाकी डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट्स के साथ इसको केमिकल पील को कंबाइन किया जा सकता है। जैसे अगर आप स्कार्स को या स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करें तो उसके लिए, या फाइन लाइंस वगैरह पे आप काम करें, तो आप मीडियम डेप्थ और जो है माइक्रो नीडलिंग को भी कंबाइन करें। ज़ाहिर है एक सेशन में नहीं, लेकिन हमारी स्किन टाइप में एक सेशन में नहीं, बाहर तो होते हैं, लेकिन यह है कि हमारी स्किन टाइप में एक सेशन में तो इकट्ठे ना करें, लेकिन यह है कि इस तरह 2-3 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स के लिए। डॉक्टर रेहाना जी जी पहले मैं एक डॉक्टर साहब का क्वेश्चन कर लूं। जी जी स्पेशल मुझे टैग की से क्वेश्चन पूछें जी जी कि व्हाट कॉम्बिनेशन आर बेस्ट व्हिच आर गुड टू कीप विद अस एट द क्लिनिक फॉर लोकल स्किन। ओके, उसमें एक तो ये है जहन में आपने रखना है कि जितनी भी जो आपकी कॉम्बिनेशन है तो आपने टोटल कॉन्सेंट्रेशन लो रखनी है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो मिल के काम करेंगे तो वो एक दूसरे की पेनिट्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि एक तो आप लो कॉन्सेंट्रेशन रखें, टोटल कॉन्सेंट्रेशन भी लो हो और इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो लो हो, और उनको हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बनाएं ताकि pH कम से कम हो हमारे लोगों में। चाहे जितने भी वो गोरे चिट्टे क्यों ना हो जाएं, लेकिन pH के चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको प्रिवेंट करना है। दूसरा, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो मॉइस्चराइज़र लगाने में और ख़ासतौर पर सनस्क्रीन लगाने में वैसे ही सुस्त हैं, तो हमने pH को प्रिवेंट करना है। उसके लिए मेरे ख्याल में हर एक क्लिनिक में जो सबसे कॉमन जो चीज़ें जिसके लिए लोग आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, तो उसमें मेरे ख्याल में एक एक्नी है, एक मिलाजमा है, और मिलाजमा और pH जो एक्नी के बाद रह जाता है। तो इन 2-3 चीज़ों के लिए तो हमेशा ही आते हैं, और उनके लिए आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है, एक्नी के लिए एक्नी जो स्कार्स हो जाते हैं, एक्नी के बाद pH है, मिलाजमा है, तो उसके लिए आप रख सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए, जैसे अगर आपने डार्क सर्कल्स को ट्रीट करना है तो आप डार्क सर्कल पील बना के रख सकते हैं। इंटीमेट एरियाज़ के लिए जो है डार्क अंडर आर्म्स वगैरह हो गए, इनर थाइज हो गए, तो उस पर भी आप वहाँ पे इंटीमेट पील उसके लिए बनाया जा सकता है। लो कॉन्सेंट्रेशन में जेंटल सी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। उसके अलावा बॉडी पे टैन रिमूव करने के लिए, या जैसे जूतों के फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे pH आ जाता है पाँव पे, तो उसके लिए बॉडी पील यूज़ हो सकता है। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में फिर और डिफरेंट जो है पीलिंग एजेंट्स को कंबाइन करके हम बना सकते हैं। और मेरे ख्याल में एक जो बहुत पॉपुलर है आजकल, वो जो ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में हमारी सारी कॉम को बहुत पसंद है, वो हाइड्रा फेशियल है। तो हाइड्रा फेशियल के साथ हम कोई सुपरफिशियल पील को कंबाइन करके तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, ताकि हमारे पेशेंट खुश रहें और उनकी ग्लोइंग स्किन हो वो बार बार आए फिर। आप उनको उसमें क्लिनिक में रखें। जी जी बिल्कुल। एंड में सबका ये एक वो है, इंटरेस्ट वो है कि हमेशा, तो इंशाल्लाह एंड में फिर हम जी जी बिल्कुल। हाइड्रा फेशियल के साथ ग्लो, जैसे ज़्यादा वो फॉरनी ग्लो आए तो उसके लिए हम कोई पील कंबाइन कर सकते हैं। एक्नी के पेशेंट जो हो गए उनके लिए, और मिलाजमा pH वगैरह के लिए, तो ये तो कॉमनली मतलब यानी वो जो आपके पास जो केसेस आते हैं कॉमन, तो वो ये हैं, और इनके तो मेरे ख्याल में पील्स हर क्लिनिक में होने चाहिए। जी जी, बस यही इंटरेस्ट है सबका कि हाइड्रा के साथ कौन सा यूज
हाँ, हाइड्रा के साथ कर मेरे सकते हैं रूटीन में जी मैं डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए, लाइक अगर ई प्रॉन स्किन है हाँ तो कौन सा पील उनको हाइड्रा के साथ यूज करना चाहिए, इफ अनइवन स्किन टोन है तो कौन सा रखना चाहिए, इफ पिगमेंटेड। ठीक है। उसमें यह है कि देखिए एक्ने में तो जैसे अभी मैंने कहा कि जो सबसे उसके लिए बेस्ट है तो वो आता है सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड को हम पिगमेंट के जो यानी पीएच है या मिलाजमा है तो उस केस में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्ने के लिए तो अगर सैलिसिलिक एसिड की और मेंडेलिक एसिड उसका भी मैंने जिक्र किया कि वो भी उसका वैसे भी लार्ज मॉलिक्यूल है और इतना इजीली वो पेनिट्रेट नहीं करता, ज़रा इवनली पेनिट्रेट करता है, तो इतना उसके साथ भी पीएच का चांस नहीं होता। तो हम सैलिसिलिक एसिड और मेंडेलिक एसिड की लो कॉन्सेंट्रेशन रख के हम उसके एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो कि एक बिल्कुल सिंपल सा पील होगा और उसको आप एक्ने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एक्ने के बाद पीएच के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और अगर तो सिंपल प्योर मतलब यानी आपको सिर्फ ग्लो ही चाहिए और बहुत ही हल्का फुल्का वो रीसर्फेसिंग चाहिए तो उसके लिए कोई भी लो कॉन्सेंट्रेशन में AHAs का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। जैसे मेरा अपना ग्लो अपील है तो वो प्योरली जो है AHAs हैं उसमें और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन है बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी उसमें जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो लैक्टिक एसिड की है जो कि सिर्फ 5% है। तो उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी कितने लो कॉन्सेंट्रेशन होंगे। तो इस तरह के जो है डिफरेंट पील्स वो बनाए जा सकते हैं। और मिलाजमा के लिए तो ज़ाहिर है फिर आपने थोड़ा या जो स्कारिंग है तो उसमें ज़रा डेप्थ ज़्यादा रखनी होती है, तो वो मेरे ख्याल में अगर हम उसको हाइड्रा फेशियल के साथ कंबाइन ना करें तो बेहतर है क्योंकि इरिटेशन का चांस फिर ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में फिर जो है बेहतर यही है कि आप हाइड्रा फेशियल अलग से करें और जो मीडियम डेप्थ पील है या फिर आप TCA क्रॉस करते हो तो उसको अलग से उसका सेशन रखो। जी जी, डिफरेंट जो है ऑडियंस क्वेश्चंस पूछ रहे जी हैं। जी प्लीज हम सारे आपके जितने क्वेश्चंस हैं मैं सारे नोट कर रही हूँ। इंशाल्लाह एंड ऑफ सेशन जैसे ही एंड होगा तो सारे क्वेश्चंस जो है मैं इंशाल्लाह क्लियर करवा लूंगी रेहाना से। जी डॉक्टर रेहाना, व्हाट आर द की कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग अ पील कंसंट्रेशन फॉर एक्ने प्रॉन्स? सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि आपके पास पेशेंट जो हैं वो आएंगे तो हमारी जो स्किन टाइप है यूजुअली उसमें डार्क स्किन टाइप्स भी आएंगी आपके पास। और दूसरा ये है कि हमारे पेशेंट्स के साथ एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो अपनी जो स्किन को गोरा करने के लिए जो डिफरेंट किस्म की ये वाइटनिंग सो कॉल्ड वाइटनिंग क्रीम्स जो लगाते हैं उसमें ये मेरे ख्याल में सबको ही नाम पता है, गोल्डन पर्ल और स्टिलमैन और फाइजर और पता नहीं क्या क्या हैं, तो ये और इनमें स्टीरॉइड्स की जो कॉम्बिनेशन बना के लगाते हैं तो उसके साथ स्किन पहले ही बर्बाद करके आए हुए होते हैं। तो आपने ये जहन में रखना होता है कि इस तरह की स्किन पे ज़ाहिर है आप ज़्यादा पोटेंट जो हैं वो केमिकल पील्स नहीं यूज़ कर सकते, तो आपने बहुत एहतियात से चलना होता है क्योंकि इनकी एक तो पहले ही स्किन काफ़ी एट्रोफिक होती है, दूसरा पीएच उतना ही ईजिली उनका आप ट्रिगर कर सकते हैं। तो और फिर ऐसे पेशेंट जो है वो ज़्यादातर मना भी नहीं होते हैं, आप चाहे उनको कह भी दें तो वो कुछ टाइम के लिए अगर उसको बंद भी कर दें ना यूज़ करें तो फिर वो दोबारा इस तरह की मेडिसिन पे आ जाते हैं, ये जो क्रीम्स वगैरह वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि अगर आप कोई भी पील कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपने अपने पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसल करना है और दूसरा फिर आपने ये देखना है कि किस इंडिकेशन के लिए आप यूज़ करें, उसी हिसाब से उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। जाहिर है अगर आपको सिर्फ सिंपल सी एक आपने स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज करना है, एक रीसर्फेसिंग चाहिए, हल्की सी एक्सफोलिएशन चाहिए, तो उसके लिए तो आपका जो वेरी सुपरफिशियल पील है वो भी काम कर जाएगा। अगर आप उसे थोड़ा डीपर जाना चाहते हो तो फिर आप सुपरफिशियल पील जो है उसका, जैसे एक्नी में है तो एक्नी के लिए सुपरफिशियल पील काफ़ी है, उसके लिए आपको मीडियम डेप्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपके पास जो है उसकी जहाँ पे स्कारिंग वगैरह की बात आती है तो उसमें फिर ज़ाहिर है आपको मीडियम डेप्थ में जाना होता है या फिर आपको TCA क्रॉस करना होता है जिसमें आपने TCA की हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करनी होती है। ज़ाहिर है वो भी हमारे स्किन टाइप में हम थोड़ी कम रखते हैं लेकिन फिर भी उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं। तो वो तो आपके जो भी इंडिकेशन होती है जिस टाइप के आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो उसी हिसाब से आपने करना होता है। जैसे जो डार्कर स्किन टाइप्स हैं तो उनमें सैलिसिलिक एसिड वैसे और सारी ही रेसेस जो हैं तो उनमें सैलिसिलिक एसिड जो है वो सेफ कंसिडर किया जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड जो है एक्नी के जितने भी पेशेंट है उसको आप यूज़ कर सकते हो सेफली, लेकिन उसमें फिर आप ये कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन को लो करके आप उसके साथ कॉम्बिनेशन में कुछ और जो है वो ऐड कर सकते हो बेहतर रिजल्ट्स के लिए। और ये है कि एक साथ 2-3 डिफरेंट चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, जैसे वो थोड़ा बहुत जो पीएच है तो उसको भी साथ में वो ट्रीट कर सकेगा, लेकिन जाहिर है जो फिर डीपर जो स्कार्स हैं या उसके अलावा पिगमेंटेशन ऐसी है कि जो डीपर लेयर्स में है तो फिर उसके लिए हमें ज़ाहिर है मीडियम डेप्थ पे जाना पड़ेगा।
कॉन्सेंट्रेशन वैसे जो है वो TCA की 30% तक के जो है वो यूज़ होते हैं, 10 से 30% तक। लेकिन ज़ाहिर है जब आप कॉम्बिनेशन में बनाएंगे या यूज़ करेंगे तो उसमें फिर आपने लो कॉन्सेंट्रेशन रखनी होंगी। जी, what is the TCA cross method and how it is different from a standard TCA peel? अच्छा जी, TCA क्रॉस जो है क्रॉस है उसका यही है कि केमिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन स्कार्स। तो उसमें ये होता है कि हमने जो डिफरेंट टाइप्स के स्कार्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए स्पॉट ट्रीटमेंट होती है, यानी ये नहीं है कि आप पूरी स्किन पे लगा रहे हैं, जो कि यूजुअली अगर हम बाकी जो मिलाजमा या जो सुपरफिशियल एक्ने स्कार्स या स्किन को के टेक्सचर को इवन आउट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें ये है कि हम लो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो TCA की या प्योर TCA या कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हम हायर कॉन्सेंट्रेशंस रखते हैं और हम स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं चंद एक स्कार्स को एट अ टाइम ट्रीट करने के लिए। और उसमें एक्ने के भी आ जाते हैं, उसमें चिकन पॉक्स के भी स्कार्स आ सकते हैं। ज़ाहिर है मल्टीपल सेशन चाहिए होते हैं और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हैं। एकदम से सारे स्कार्स ट्रीट नहीं होने, लेकिन उसके साथ काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। और उसका फिर अपनी एक टेक्निक है अलग, जो कि बाकी जिस तरह हम जो ट्रेडिशनल केमिकल पील करते हैं उससे डिफरेंट होती है। उसका एप्लीकेशन मेथड भी डिफरेंट है और कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है। वैसे तो बाहर के मुल्कों में तो ज़ाहिर है काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी जो है हम 30-35 से स्टार्ट करके तो इसको जो है आराम से 60-65% तक लेके जा सकते हैं और पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं TCA क्रॉस से। जी, for which type of scars, like ice pick scar, boss scar, is TCA cross more effective or TCA? नहीं, देखिए जितना भी आपका डिफेक्ट जो है वो डीपर लेवल पे जाएगा तो उस हिसाब से फिर हमें ज़ाहिर है TCA क्रॉस की तरफ जाना पड़ेगा। आप जो रेगुलर वाला TCA कर रहे हैं तो हमने हमारी स्किन टाइप में हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा फ्रॉस्टिंग नहीं लेके आते और ना ही हम स्किन को पूरा जो है वो एक्सफोलिएट करते हैं, क्योंकि उसमें उतना ही फिर PAH के चांस ज़्यादा है। आप एक मसले को फिक्स करें और साथ में दूसरा मसला आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस केस में फिर यही होता है कि इस तरह के जो डीपर स्कार्स हैं, जो आइस पिक हो गया, बॉक्स स्कार हो गया, रोलिंग हो गया, तो उनके लिए फिर जो है वो TCA क्रॉस बेहतर है। ऑडियंस क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोग प्लीज क्वेश्चन ग्रुप में करें, मैं एंड में आपके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगी। What are the potential risk and complication associated with TCA cross and how can they be managed? वो मेरे ख्याल में सारे ही पील्स के साथ चंद एक चीज़ें हमने देखने हैं, इवन सुपरफिशियल पील के साथ भी आ सकती है। सबसे पहले तो ये कि जब जो रेडनेस एरिजीमा आता है तो वो परसिस्ट कर सकता है ज़्यादा टाइम के लिए, और जब वो ज़्यादा लंबा होगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा टाइम रहेगी, तो वो PAH में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा प्रोराइटिस जो है, इचिंग, वो उसके साथ आ सकती है। किसी भी पीलिंग एजेंट के साथ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे सैलिसिलिक एसिड के साथ आ सकता है, और उसकी टॉक्सिसिटी भी इवन कुछ केसेस में रिपोर्ट हुई है। लेकिन मैंने अभी तक अपने इतने सालों में कोई पेशेंट ऐसा नहीं देखा जिसको सैलिसिलिक एसिड टॉक्सिसिटी हुई हो, लेकिन उसके केसेस भी रिपोर्टेड हैं। उसके अलावा PAH जो है वो ईजिली हो सकता है। और दूसरा ये है कि स्कार्स, यानी हम स्कार्स को फिक्स करने के चक्कर में नए स्कार बना भी सकते हैं। तो ये तो जो है बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें हम कोई ऐसा पेशेंट है जिसको रिकरेंट जो है वो हर्पीज़ वगैरह होता है, और हम उसकी प्रॉपर यानी ये है कि उसको एंटीवायरल पे ना डालें पील करने से पहले, तो ज़ाहिर है उसका जो है हर्पीज़ भी ट्रिगर हो सकता है। एक्टिव इन्फेक्शंस में उसको अवॉइड करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है जहन में रखनी होती हैं। और बाद में भी जो है किसी भी अगर पेशेंट उसको छेड़ता रहे, उसको जो जहाँ पे हमने TCA किया है, TCA क्रॉस, तो वहाँ पे जब वो स्कैब बन जाता है, क्रस्ट जो आ जाता है, तो उसको अगर वो पेशेंट पिक करे, उसको स्क्रैच करे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी कर सकता है और उसका स्कार भी बन सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो मेरे ख्याल में सुपरफिशियल अपील से लेके तो TCA क्रॉस सब में ही आ सकती हैं। Usually, how many sessions of TCA are typically required to see noticeable results? जितने भी पील्स हैं, सिर्फ TCA नहीं है, जितने भी पील्स हैं तो उन सब के मेरे ख्याल में 5 से 6 सेशन तो करने चाहिए। और उसके बाद ये है कि फिर कुछ टाइम का ब्रेक देना होता है। इसी तरह TCA क्रॉस में भी है, सिंपल TCA में भी अगर आप सारे मतलब फ़र्ज़ करें मिलाजमा या फाइन लाइंस वगैरह को जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, कोई भी पील कर रहे हो,
चाहे इवन जो है कोई सुपरफिशियल पील ही क्यों नहीं है, तो उसके हमेशा 5 से 6 सेशन जब हो जाए, मतलब इतने तो मिनिमम करने ही चाहिए, 4 to 6 तो होने चाहिए। और उसके बाद ये है कि फिर आपको बीच में चंद महीनों का गैप देना होता है हर पील के बाद। और पील्स की भी ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर फ़र्ज़ करें आप कोई बहुत ही सुपरफिशियल पील कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसको हम जितना फ्रीक्वेंटली करेंगे वो अलग होगा, और TCA क्रॉस की फ्रीक्वेंसी जो है वो उससे अलग होगी, तो वो भी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम इतने 4 to 6 सेशंस तो जो हैं वो तो हर पील के ही होने चाहिए, और उसके बाद फिर चंद महीने का गैप देना चाहिए। और इसीलिए जो है हम जो टॉपिकल साथ में लगवा रहे होते हैं, जो कि प्री पील प्रेप में भी जो साथ शामिल होते हैं, तो उसका फिर फ़ायदा यही है कि वो आपके जो रिज़ल्ट सामने हमें केमिकल पील से मिलते हैं, तो उनको हम फिर एक तो मेंटेन भी रख सकते हैं, और दूसरा ये कि जिस टाइम में आप पील वगैरह नहीं करें तो उसको आप फिर यानी आप वो ट्रीटमेंट जो है आप कंटिन्यू करवा सकते हो, और बाद में फिर आप ऑन एंड ऑफ दोबारा पील कर सकते हो। डॉक्टर रेहाना जी जी। कंसंट्रेशन जो है, ऑडियंस के क्वेश्चन मुसलसल आ रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, उसकी परसेंटेज इन आइस TCA इन आइस। देखिए उसमें मैंने आपको बताया, उसमें मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं कि TCA जो है वो कोड डिपेंडेंट है, AHAs जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, TCA कोड डिपेंडेंट है, और इनका दोनों का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। TCA जो है वो आपकी प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देता है, वो टोटल यूँ समझे कि डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, नेक्रोसिस वो करेगा। जो ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक, मैंडेलिक, वो अलग तरीके से काम करेंगे। अब उसमें आपको जब मैंने कहा कि जो कोड डिपेंडेंट है TCA, तो आप लेट्स से कि आपने 2 कॉन्सेंट्रेशंस ली हैं TCA की, एक 15% है और एक 30% है। अगर आपने TCA 30% का एक कोट लगाया है और 15% का एक कोट लगाया है, तो उस वक्त 30% TCA जो है वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा पोटेंट है। लेकिन आप वही 15% के मल्टीपल कोट्स लगा के आप उसको बिल्कुल 30% TCA जैसा कर सकते हो। तो इसमें जो है कोट्स बहुत मैटर करते हैं, लेकिन हम जब TCA क्रॉस करते हैं तो वो स्पॉट ट्रीटमेंट होती है, चंद सेकंड की होती है, यानी विदिन 10 सेकंड्स जो है हम उस एरिया में फ्रॉस्टिंग लेके आते हैं, और उसके बाद हम उसको फ़ौरन जैसे ही फ्रॉस्टिंग आना शुरू होती है तो हम उसको वहाँ से उठा लेते हैं और दूसरे जो है फिर स्कार में वहाँ पे उसको लगाते हैं। तो ये जहन में रखें कि हमने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चलना है। तो यूजुअली हम लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। जी सॉरी डॉक्टर रेहाना, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी, आप प्लीज रिपीट कर लें ये क्वेश्चन आंसर प्लीज। ये बिल्कुल आपकी जो है वो आवाज क्लियर नहीं थी। अब ठीक है? TCA कंसंट्रेशन फॉर आइस पिक स्कार्स एंड बॉक्स स्कार्स। अब अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है, अच्छा ठीक है। उसमें मैं ये कह रही थी कि एक तो जो TCA है वो प्लीज रिपीट कर लें। जी मैं रिपीट करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि TCA जो है उसका मोड ऑफ एक्शन AHAs और बाकी पील से डिफरेंट है। एक तो ये कि प्रोटीन्स को कोएगुलेट करता है, तो वो टोटल डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है ना उस वहाँ पे, और नेक्रोसिस कॉज कर रहा है। तो उसने जिस तरीके से काम करना है वो ग्लाइकोलिक और लैक्टिक और मैंडेलिक वगैरह की निस्बत वो टोटली डिफरेंट है। दूसरी बात ये कि ये कोड डिपेंडेंट है। आप जितने इसके कोर्स लगाते जाते हो इसकी पेनिट्रेशन की डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती है। अब फर्ज करें आपने 2 कॉन्सेंट्रेशन दी हैं, एक आपके पास 15% TCA है, एक आपके पास 30% TCA है। जब आप उनका एक एक कोट लगाते हो तो ज़ाहिर है जो 30% वाला है वो ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट करेगा, लेकिन आप 15% के मल्टीपल कोट्स लगा के आप वही 30% वाला काम उससे ले सकते हो। तो TCA जो है वो कोड डिपेंडेंट है। अब उसमें अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करके उसके मल्टीपल कोट्स करना चाहो तो उससे भी जो सुपरफिशियल जो मतलब यानी जो आप मीडियम डेप्थ तक जाना चाहते हो, बहुत सुपरफिशियल स्कार्स है, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। लेकिन जब TCA क्रॉस की बात आती है तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हमने एट अ टाइम एक एक स्कार को ट्रीट करना होता है। वो सिर्फ चंद सेकंड का कांटेक्ट होता है, जो हम टूथपिक या जिस चीज़ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो चंद सेकंड का कांटेक्ट होता है, यूजुअली लेस देन 10 सेकंड्स। यानी जैसे ही आपने अप्लाई किया तो उधर फॉरन फ्रॉस्टिंग आती है, और जैसे ही फ्रॉस्टिंग स्टार्ट होती है तो हम उधर से उठा लेते हैं, दूसरे जो है स्कार पे हम उसको लगा देते हैं। तो उसमें हम जो है मिनिमम 30% कॉन्सेंट्रेशन से हमारी स्किन टाइप में TCA क्रॉस की मैं बात कर रही हूँ, हम 30% कॉन्सेंट्रेशन से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज कर सकते हैं। आप 45% तक जा सकते हो, 60% तक जा सकते हो, 70% तक जा सकते हो। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास एक तो हैं कितने वो स्कार्स डीप हैं, और दूसरा ये कि पेशेंट की स्किन टाइप कैसी है।
ये भी आप जहन में रखें कि वो 100% ख़त्म नहीं होने, ये नहीं है कि वो सारे के सारे जो है वो स्कार्स ख़त्म हो जाएंगे उसके साथ, या एक ही सेशन में गायब हो जाएंगे। मल्टीपल सेशंस चाहिए और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चाहिए होती है, तभी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप TCA क्रॉस कर रहे हो तो पाकिस्तानी स्किन टाइप में आप 30% से तो आप स्टार्ट कर सकते हो। जी डॉक्टर रेहाना, जी जी, गैप सेशंस के बीच में कितना होना चाहिए? TCA क्रॉस के लिए या किसी भी पील के द लिए? गैप बिटवीन सेशंस, अगर तो जो है TCA क्रॉस की बात हो रही है तो TCA जनरली क्रॉस, सारे पील्स के लिए। ठीक है, ओके। उसमें यह है कि कुछ पीस तो जो है अगर बहुत ही मतलब यानी सुपरफिशियल है, आप हल्की सी रीसर्फेसिंग उनके साथ करें, तो कुछ पीस तो ऐसे हैं कि जो वीकली भी यूज़ हो सकते हैं। कुछ आप जो है 10 to 14 डेज का जो है यानी 2 वीक्स तक का आप उसमें टाइम दे सकते हो। अगर तो आप TCA वाले यूज़ कर रहे हो तो उसमें या जो है ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड आप हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी जो है फिर आपने गैप को बढ़ा देना है, और एक सेशन और दूसरे सेशन में फिर कम से कम आपका महीने का गैप होना चाहिए। जो TCA क्रॉस है उसका यूजुअली 4 to 6 वीक्स का टाइम होना चाहिए, इवन दो लिटरेचर में डिफरेंट जो है वो ड्यूरेशन जो है उसकी बताई गई है और डिफरेंट इंटरवल्स पे। और ज़ाहिर है हमारी स्किन टाइप पे तो उस तरह हम नहीं करेंगे, यानी जल्दी नहीं करेंगे। हमारी स्किन टाइप में हम 4 से 6 हफ्ते का टाइम देंगे तभी दूसरा सेशन करेंगे TCA क्रॉस का। लेकिन ये पील टू पील जो है वेरी करता है। अगर मीडियम डेप्थ पील है तो उसमें हमने ज़्यादा टाइम देना है, उसमें महीना और उससे ऊपर का टाइम देना है। अगर तो जो है सुपरफिशियल पील हो रहे हैं तो उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फिर किया जा सकता है। लेकिन आपने ये भी जहन में रखना है कि आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे पील कर रहे हैं किसी भी किस्म का, तो उसके साथ आप ये जहन में रखें कि आप कुछ ना कुछ तो पेशेंट को टॉपिकल फॉर्मुलेशन भी लगवा रहे हैं ना, तो उस टॉपिकल फॉर्मुलेशन और पील में भी चंद दिन का गैप तो आपने देना है, प्री पील और पोस्ट पील। तो यूजुअली 2 वीक्स का गैप इजीली सारे पील्स में आ जाता है। Thank you. Let's start with the pigmentation piece. What is the role of AHAs in treating hyperpigmentation? जी, ये क्वेश्चन मुझे वैसे ही अक्सर भी जो है मुझसे डायरेक्ट भी जब मुझे टेक्स्ट आते हैं तो मुझसे ये पूछा जाता है कि पिगमेंटेशन के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, हम कौन सा यूज़ करें और बस पील ही करें तो मतलब कौन से बेस्ट रिजल्ट्स आने। ये आप जहन में रखें कि पील ने, आप कोई भी पील करते हैं, चाहे आप ग्लाइकोलिक कर रहे हैं, चाहे आप लैक्टिक कर रहे हैं, चाहे आप TCA का करें, तो उसने नए पिगमेंट को तो बनने नहीं देना ना। जो मेलानिन उधर पड़ा हुआ है, जो अनवांटेड मेलानिन है, हमने उससे जान छुड़ानी है जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, तो उसके लिए हम केमिकल पील कर रहे होते हैं, रीसर्फेसिंग कर रहे हैं। जो हम साथ में स्किन लाइटनर्स दे रहे होते हैं या टायरोसिनेज इनहिबिटर्स हैं, कुछ भी हैं, तो हाइड्रोक्विनोन हो गया, उसमें एज़ोलैइक एसिड आ गया, उसमें आपके पास कोजिक एसिड आ गया, अल्फा ब्यूटिन वगैरह आ गए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बेसिकली हमने वो नया मेलानिन या ज़्यादा मेलानिन बनने नहीं देना, उसके लिए हम दे रहे होते हैं। जो आप पील कर रहे हैं वो जो ऑलरेडी वहाँ पे जो मेलानिन पड़ा हुआ है, तो उसको जो है थोड़ा रिमूव करना है। तो वो तो उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि AHAs ही काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सैलिसिलिक एसिड का भी जो है वो पिगमेंटेशन पे उसने भी काम करना है, तो आप इस तरह की डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, साथ में ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड का फिर ये है कि उसके साथ इरिटेशन का चांस ज़्यादा होता है। उसका सबसे जो AHAs के ग्रुप है उसमें सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड का, तो उसकी पेनिट्रेशन उतनी ही जो है वो ज़्यादा होती है और आसानी से वो जल्दी पेनिट्रेट करता है। लेकिन लैक्टिक एसिड और मेंडेलिक एसिड जो है उनका फिर मॉलिक्यूल जो है वो ज़रा इसके नस्बत वो लार्ज होता है, तो वो इतना इजीली वो पेनिट्रेट नहीं करता और थोड़ा इवन पेनिट्रेशन उसकी होती है। तो इस तरह की जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है हम वो फिर यूज़ कर सकते हैं, प्योरली AHAs की भी, और जो है AHAs को हम TCA या सैलिसिलिक एसिड और इस तरह की चीज़ों के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपको ये समझे कि जी जितनी भी पिगमेंटेशन हुई है तो वो हम सारी सिर्फ पील से ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद कभी दोबारा आनी नहीं है, तो ये जहन से निकाल दें। एक तो जो मिलाजमा है उसका रीकर होने का या रिलैप्स होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासतौर पे हमारी स्किन टाइप में। तो वो आप पील्स अगर करेंगे भी और आपको जो रिजल्ट्स मिलने हैं, तो आपने कुछ ना कुछ साथ में टॉपिकल फॉर्मुलेशन देते रहने हैं कई महीने तक पोस्ट पील भी, और ऑन एंड ऑफ आपको पील्स या कुछ भी ट्रीटमेंट जो भी आप साथ में कर रहे हो। और सन प्रोटेक्शन तो ज़ाहिर है सबसे पहले, सन प्रोटेक्शन के बगैर तो कुछ भी नहीं, किसी भी किस्म के रिजल्ट्स ना एक्सपेक्ट करें अगर सन प्रोटेक्शन नहीं है। जी डॉक्टर रेहाना, जी, हाउ डू यू चूज द राइट टाइप ऑफ पील फॉर डिफरेंट स्किन टोन्स? हम जैसे मैंने कहा कि हमारे जो फेयर स्किन जो पेशेंट्स हैं उनमें भी PH का चांस होता है, तो मेरी अपनी जितनी भी कॉम्बिनेशंस हैं तो उसमें मैंने डिफरेंट पीलिंग एजेंट्स को कंबाइन किया हुआ है और उनसे डिफरेंट बेनिफिट लेने के लिए।
जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि हमने जब एक्नी का आपके पास पेशेंट आता है तो उसका कोमेडोन्स होंगे या तो पस्ट्यूल्स बने होंगे और साथ में ज़ाहिर है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन भी हुई होती है, एरिथीमा वगैरह भी होता है। तो उन सब को ट्रीट करने के लिए मेरे ख्याल में सिवाय सिर्फ एक सैलिसिलिक एसिड लगा देना, उससे बेहतर ये कि हम कॉम्बिनेशन में डिफरेंट चीज़ें उस पील में डालें, डिफरेंट पीलिंग एजेंट्स, ताकि वो इन सारी चीज़ों को टारगेट करें। तो ये जो है फिर इस तरह की कॉम्बिनेशंस मैं उसमें देखती हूँ। और ये कि हम किस लेवल पे जाके, यानी वो पील्स का मैं किस लेवल पे जाके काम लेना चाह रही हूँ। ज़ाहिर है मीडियम डेप्थ से तो नीचे हमने जाना है, हम डीप पील्स तो हमने करना ही नहीं है। तो मेनली हमने सुपरफिशियल में देखना है कि हम सुपरफिशियल हम किस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं और फिर वो कौन सी कॉम्बिनेशन उस स्किन टाइप में, उस स्किन कंडीशन के लिए बेहतर काम करेंगी, या कि हम मीडियम डेप्थ में जा रहे हैं तो मीडियम डेप्थ में जाके हम किस कॉन्सेंट्रेशन पे उसे क्या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। ये तो आपका पेशेंट टू पेशेंट टोटली डिफरेंट होता है। ज़ाहिर है 2 पेशेंट्स के आपके पास अगर आएंगे भी, 2 बहनें भी आएंगी, तो उनके एग्जैक्ट जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही उनके स्किन में एक तरह का मसला होगा। तो आपने उसी हिसाब से कस्टमाइज़ करना होता है। स्किन केयर में मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात यह है कि आप पेशेंट के हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट को टोटली जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें पील्स आ जाते हैं कि आप उनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं और कॉम्बिनेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं और अपने लिए इस तरह के डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं अपने क्लिनिक में, जो भी आपके पास रेगुलर केसेस आते हैं। और उसमें आप सुपरफिशियल भी रख सकते हैं, मीडियम डेप्थ भी रख सकते हैं। जी Dr. Hannah, what are the post peel care recommended for patient with pigmentation issue? वो तो मैंने पहले भी बताया कि उनको सबसे पहले तो जो है सन प्रोटेक्शन, जब आप पील कर भी लें तो सन प्रोटेक्शन और मॉइस्चराइज़र, ये तो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है। और पहले 3 दिन जो है पोस्ट पील आपने उनको बता देना है कि उन्होंने किसी किस्म के एक्टिव्स यूज़ नहीं करने। इवन दो कुछ जगह पे वो हाइड्रोक्विनोन वगैरह जो है तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे ही लगवाना शुरू कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी स्किन टाइप में ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले 3 दिन तक तो मिनिमम आपने उनको सिर्फ जो है सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र का बताना है कि वो उसको अच्छी तरह से अप्लाई करें, फ्रीक्वेंटली अप्लाई करें। और अगर कहीं पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो उसको फिर हम जो है मतलब यानी उसी हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, ताकि वो एक तो पेशेंट ने छेड़ना नहीं है, उसको स्किन को पिक नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना। दूसरा ये है कि अगर फर्स्ट करें इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा रहती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम टॉपिकल स्टीरॉयड दे सकते हैं। अगर तो कहीं पे क्रस्ट बन जाता है, स्कैब आ जाता है, तो उसके लिए फिर हम एंटीबायोटिक की कॉम्बिनेशन दे सकते हैं स्टीरॉयड के साथ। वो तो जिस तरह का फिर जो जिस डेप्थ पे आपने पील किया, अगर जैसे फर्स्ट करें आप TCA क्रॉस करते हैं तो उस केस में ज़ाहिर है फिर आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक देना होता है। जहाँ जहाँ पे भी वो स्कैब बनते हैं तो आपने उधर एंटीबायोटिक अप्लाई करवाना है, ताकि पेशेंट एक तो उसको स्क्रैच भी ना करे और दूसरा ये है कि उसको इन्फेक्ट होने का उसका चांस ना। तो वो तो जो है पील पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पील है और कितनी डेप्थ पे गए हो, तो उसी हिसाब से फिर आपने उसको ट्रीट करना है। जैसे फर्स्ट करें आप एक सुपरफिशियल पील करते हो जिसमें कि सिर्फ साथ जो है वो माइक्रो पीलिंग आती है, आपको नज़र भी नहीं आती है वो एक्सफोलिएशन, तो उसमें तो फिर यानी 2-2 हफ्ते या 10-10 दिन जो है वो एक्टिव्स बंद करवाने की कोई तुक नहीं बनती है ना। तो उस केस में फिर ये है कि आपने चंद दिन का वेट किया, 3-4 दिन का, उसके बाद आप एक्टिव्स पे दोबारा डाल दो। जिन केसेस में पीलिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो वो उसमें डिफरेंट डाउन टाइम होता है हर पील का, तो उसी हिसाब से फिर आपने आगे भी उसको मैनेज करना है कि कितने दिन जिनकी अगर एक्सफोलिएशन रहती है तो पूरे उस हिसाब से आपने स्किन का बैरियर हील होने देना है। किसी को टॉपिकल जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत है, टॉपिकल स्टीरॉयड की ज़रूरत है, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, तो आपने उसी हिसाब से चलना है। जिस तरह की जो पील आपने की है और जिस किस्म का पेशेंट की स्किन ने रिस्पॉन्ड किया है तो आपने उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना है। जी Dr. Hannah, thank you very much for answering all the queries. I think we should start the live demonstration now. All the questions asked by the audience will be answered at the end of the session, I think. ठीक है जी, इंशाल्लाह। बस चलें अभी अपील करते हैं।